बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैप्टर नंबर 5 तक हम पहुंच गए थे और आज हमने चैप्टर नंबर 6 का जो है बेसिकली रिवीजन करनी थी। और चैप्टर नंबर 6 हमारा बहुत ही अहम चैप्टर है चूँकि उसमें नॉर्मलाइजेशन का कंटेंट है और नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और आगे अल्लाह की शान है, उसमें से कुछ आता है नहीं आता वो हम नहीं जानते। हमने हर उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को सही तरीके से तैयार करके जाना है जिसका हमें आइडिया है कि हो सकता है कि एग्जामिनर ये सवालों में हमसे पूछ ले। सो दैट इज़ वाई इंशाल्लाह वी विल मैनेज इट अवर सेल्फ। नॉर्मलाइजेशन एंड डाटा वेयर हाउस में आपके पास जो बेसिक कंटेंट है वो आपके सामने है। बहुत छोटा सा चैप्टर है मास वाइज नॉर्मलाइजेशन के पढ़ने के अलावा। इसमें हमारे पास जहाँ से काम का आगाज़ होना है वहाँ से हम सबसे पहले अपने काम का आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ अ डाटाबेस कीज़। ये नॉर्मलाइजेशन की भी कहलाती है, डाटाबेस कीज़ भी कहलाती हैं, चूँकि ये वो कीज़ हैं जिनके ज़रिए हम नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। मैं जल्दी से बोलता रहूँगा, आप लोग ध्यान से सुनते रहें। सब कुछ आपके पास किताब में मौजूद है। जिन जिन लोगों ने यहाँ मुझसे पढ़ लिया हुआ है उन्हें मालूम है कि किताब में सेकेंडरी की का डाटा गलत लिखा हुआ है, वो मैंने ठीक करा दिया हुआ है, इसको नॉन की भी कहते हैं। बाकी सब कुछ मेंटेन है, वेल मेंटेन है। व्हाट इज़ प्राइमरी की। बड़े प्राइमरी की कहते हैं जो उस कॉलम को, जिस कॉलम के अंदर इंफॉर्मेशन कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। सुन रहे हैं बात? जिस कॉलम में इंफॉर्मेशन कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए, इस तरह के कॉलम्स को हम कहते हैं ये प्राइमरी की है। हालांकि प्राइमरी की किसी कॉलम पर ही लगाई जाती है लेकिन हम फिर भी उसको कॉलम नहीं कहते, हम उसको की ही कहते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं अ की विच इज डिसाइडेड या अप्लाइड ऑन दैट कॉलम विच कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू। उसमें एक और चीज़ भी थी, मैंने याद कराया, क्लास बढ़ाई थी, नल वैल्यू भी नहीं आ सकती उसमें। कभी नल यानी डाटा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दो बातें याद रखनी है प्राइमरी की के लिए। एक तो उस पर डाटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और दूसरा उस पर कभी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सेल में डाटा होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कैंडिडेट, हमने कहा था ऐसी की जो प्राइमरी की बन सकती है लेकिन ज़रूरत नहीं है इसलिए उसको प्राइमरी की नहीं बनाया जाता। इसका मकसद है उसमें एक प्राइमरी की बनने के खवास हैं। जैसे मैंने मिसाल दी थी, क्लास का डाटा लेना है आपने, स्टूडेंट का डाटा, तो स्टूडेंट का आईडी ये हमेशा उसका यूनिक है और स्टूडेंट का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर वो भी यूनिक है। लेकिन आपको दोनों में से किसी एक को प्राइमरी की बनाना है, दोनों को तो जरूरत ही नहीं है आपको, तो दोनों में से किसी एक को बना ले, एक प्राइमरी की बन जाएगी, जो दूसरी रह जाएगी वो क्या बनेगी, कैंडिडेट की। तीसरा था बच्चे सेकेंडरी की। सेकेंडरी की आल्सो कॉल्ड नॉन की, जो बार बार नॉर्मलाइजेशन में लफ्ज आ रहा है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, नॉन की। नॉन की मींस ऐसी फील्ड जिसमें डाटा डुप्लीकेट होता है और वो कभी भी प्राइमरी की नहीं बन सकती। ये दो बातें याद रखनी है। किताब में उल्टा लिखा हुआ था, किताब में मिस्टेक थी, वहां पर कैन नॉट लिखना था, खाली कैन लिखा हुआ है। तो याद रखिए बच्चे, वो कहता है कि सेकेंडरी की इज आल्सो कॉल्ड नॉन की, और ये वो की है यानी वो कॉलम है जिसमें डाटा एक से ज्यादा मर्तबा आना चाहिए, आ सकता है, और ये कभी भी प्राइमरी की नहीं बन सकती। इस तरह की कीज को हम कहते हैं, ये कहलाती है हमारी सेकेंडरी की और नॉन की। ऑल ऑफ यू। थर्ड कंटेंट था बच्चे हमारा फॉरेन की। A foreign key is applied on child table. ये पहला कंटेंट। And it always get data from parent table same column. यानी स्टूडेंट की आईडी को स्टूडेंट के चाइल्ड टेबल पे लगाया गया था, तो चाइल्ड टेबल पर जब वो लगेगी तो ऊपर पेरेंट टेबल भी स्टूडेंट आईडी ही होना चाहिए। सेम कॉलम आईडी बिटवीन टू डिफरेंट टेबल्स, लेकिन अप्लाई किस पे होगी, चाइल्ड टेबल पे। ये है बच्चे इसका। प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू, अ फॉरेन की कैन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू, उस पर डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है। इजी, आसानी से समझ में आ गई बच्चे बात। कल का टेस्ट बहुत अहम है। मैंने बहुत अच्छा सवाल एक नॉर्मलाइजेशन का बनाया है। आपने अपनी लाइफ में ऐसा नॉर्मलाइजेशन का सवाल पहले नहीं देखा होगा,
ये आपका एक समझ लीजिए कॉग्निटिव टेस्ट है। कौन सा टेस्ट? कॉग्निटिव टेस्ट, ताकि आइडिया हो आपने क्या किया। 5 मिनट लगने हैं, सवाल मैंने 35 मिनट दिए हैं। 2 सवाल दिए हैं, चूँकि आप एक चैप्टर होगा 2 सवाल होंगे, 2 चैप्टर होंगे तो 3 सवाल होंगे। आपकी स्पीड बढ़ानी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द अज जल्द लिखने की प्रैक्टिस कर सकें। तो इसलिए कल का टेस्ट एक तो आसान होगा, चूँकि सारा टेक्निकल वह है, जल्दी से टेबल बनाने हैं, लेकिन टेबल इतने आसानी से और साफ़ बनाने हैं कि चेक करने वाला आराम से चेक कर सके, वरना क्या होगा, हमें समझ ही नहीं आएगी आपने क्या किया है। ये बात याद रहेगी भाई। तो आपसे हम रिक्वेस्ट है, ये काम आपने मैनेज करना है। आगे चलते हैं बच्चे। फॉरेन की भी होगी और कम हो गया जी। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है? A normalization is a systematic process of organizing data in a table to reduce redundancy. It involves decomposing a large inefficient table into, एक बड़े टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड किया जाता है, एंड मोर मैनेजेबल टेबल, ताकि उसको मैनेज किया जा सके। बच्चे प्लीज, डाटा डुप्लीकेशन तो बच जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। सुन रहे मेरी बात ध्यान से? डाटा नॉर्मलाइजेशन से रिडंडेंसी तो कम हो जाती है, क्या बढ़ जाती है? कॉम्प्लेक्सिटी। बच्चे जब आप एक बड़े टेबल को छोटे छोटे टेबलों में डिवाइड करोगे, कौन से टेबल को किस टेबल से मिलाना है, ये आसान काम तो नहीं है। किस टेबल को रिड्यूस करने के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी है, ये कोई आसान काम तो नहीं है। ये इसलिए आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। A series of rules called form 1NF, 2NF and ये आखिर में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आखिर में सवाल रखा, इसको आखिर में देखेंगे। इस पे बच्चे 3 चीजें हैं: इंसर्शन अनोमली, अपडेट अनोमली एंड डिलीट अनोमली। जरा ध्यान से सुनना है, इसके 2 अंदाज हैं, मैंने क्लास में बताया भी था। ये रिफरेंशियल इंटेग्रिटी से आएगा तो प्लस पॉइंट लिखेंगे, ये रिफरेंशियल इंटेग्रिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा, अनोमली के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, तो आप इसको नेगेटिव अंदाज से लिखेंगे। जरा देख लीजिए, बात किसकी हो रही है? रिलेशनशिप की। इस रिलेशनशिप में एक लफ्ज है अनोमली और एक लफ्ज है आपके पास रिफरेंशियल इंटेग्रिटी। जबकि फैक्टर दोनों के कॉमन हैं, दोनों में एक ही तरह के फैक्टर है, 1 2 3। एक है इंसर्शन, एक है अपडेशन और एक है डिलीशन। दोनों में सेम चीज है, लेकिन दोनों के एक्सप्लेन करने का फर्क है। मेरे तो ध्यान कर ले भाई, ये आपको बड़ा आराम से तंग कर सकता है। इधर देखिए, इस एंगल से सवाल आया, व्हाट इज द राइट बेनिफिट ऑफ रिफरेंशियल इंटेग्रिटी? पहली बात, इंसर्शन, इफ द डाटा इज नॉट अवेलेबल इन द पेरेंट टेबल, द चाइल्ड टेबल कैन नॉट कंटेन दैट डाटा। इंसर्शन हो गई। इफ वी विल अपडेट द पेरेंट रिकॉर्ड and there are thousands of child record in multiple tables, all records will automatically update it. और done हो गई। Deletion, if we will delete the parent record, the child table, all child table, all child records will be deleted automatically. ये एडवांटेज का एंगल है। और सुन रहे बात? डिसएडवांटेज, अनोमली। Before normalization, there was an anomaly. Anomaly means problem. Before normalization, it was the problem because the data is available in the parent table and not related with the child table. One has to insert data in different places. In parent table and then child table. Relationship नहीं था ना? Relationship से पहले anomaly क्या थी? कि पेरेंट टेबल का चाइल्ड टेबल से कोई ताल्लुक नहीं था, तो इंसर्ट करते वक्त एक डाटा आपने एक और आगे 4 चाइल्ड टेबल में वो डाटा इन लिंक था, तो चारों जगह आपको अलग अलग इंसर्ट करना पड़ता था। ये है इंसर्शन अनोमली। आसानी समझ में आ गई? दूसरा, अपडेशन, इफ वी वांट टू अपडेट द रिकॉर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अपडेट इन पेरेंट and then after we have to make change all the child table if that is not linked with the parent table. ये बात याद रखनी है।
लिंक हो गया तो फिर तो नॉर्मलाइजेशन हो गई ना। द सेम इज दिस। अब इसमें गलती का चांस क्या है? आपका पेरेंट टेबल में एक स्टूडेंट का नाम था 110। इंसानी आंख क्या करती है, आगे इसके ताल्लुक जो हैं वो 6 जगह पर थे और 6 जगह पर ये 3-3 दफा 4-4 दफा डाटा लिखा हुआ है। आपने हर जगह से 110 स्टूडेंट का डाटा डिलीट करना है। पता लगा डिलीशन के दौरान आपने 101 का डाटा भी डिलीट कर दिया। एक जैसा लगता है ना, जब आप तेजी से देखेंगे ना तो 110 और 101 एक जैसा लगेगा। तो बिला वजह एक डाटा ज़ाया हो सकता है। ये है बच्चे डिलीशन की अनोमली। गल समझ आई सबको? ये दोनों के एक्सप्लेन करने का बड़ा फर्क है। मैं ये रूल सबसे आखिर में पढ़ाऊंगा दोबारा, ये अभी छोड़ रहा हूं उसके लिए, क्योंकि अभी पढ़ लिए फिर दोबारा सवाल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी नहीं। जी बच्चे, डाटा वेयर हाउस। बड़े हमें मालूम है कि डाटा वेयर हाउस क्या है। एक ऐसी सेंट्रल प्लेस है जहां कई डाटा बेसिस से डाटा आता है और वो डाटा डायरेक्ट किसी ऑनलाइन वेबसाइट से भी वसूल कर सकता है, वो किसी ईआरपी से भी वसूल कर सकता है, किसी कस्टमर से डायरेक्ट भी वसूल कर सकता है, लेकिन डाटा की सिक्योरिटी के लिए वो दरमियान में ईटीएल का कॉन्सेप्ट यूज करता है। ये है असल बात। क्यों ईटीएल इस्तेमाल किया? हालांकि डाटा वेयर हाउस ने अगर डाटा बेसिस से ही डाटा लेना होता तो फिर ईटीएल की जरूरत पेश ही ना आती, लेकिन चूंकि डाटा वेयर हाउस डाटा बेसिस से भी डाटा ले सकता है और वेबसाइट से भी ले सकता है, किसी यूजर से डायरेक्ट भी ले सकता है, किसी ईआरपी से डायरेक्ट भी ले सकता है, किसी ऑटोमेटेड सिस्टम से डायरेक्ट भी ले सकता है, किसी ओएलटीपी से भी ले सकता है, तो भाई फिर तो सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो जाएंगे। क्योंकि डाटा बेसिस में तो डाटा बड़ा परफॉर्म फॉर्म में है, सिक्योरिटी फॉर्म में है, लेकिन बाकी जगहों पर डाटा सही फॉर्म में नहीं है। इसलिए ईटीएल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। ईटीएल में क्या होता है बच्चे? एक्सट्रैक्शन। पहले डाटा कलेक्शन होती है, फिर ट्रांसफॉर्म, डाटा को क्लीन किया जाता है, फिर लोड एक खास वक्त के बाद डाटा लोड किया जाता है। और हमने कहा था कि डाटा वेयर हाउस एक खास टाइम पर डाटा अपलोड करता है। उससे पहले डाटा टेम्परेरी तौर पर ट्रांसफॉर्म की शक्ल में कहीं ना कहीं पड़ा रहता है। किसकी शक्ल में? ट्रांसफॉर्म की शक्ल में। अब आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो आपने ACID पढ़ा था उस पर आपने ड्यूरेबिलिटी पढ़ा था, तो ड्यूरेबिलिटी में हालांकि आपकी डेटाबेस अपडेट नहीं हुई और लाइट चली गई, लेकिन वो डाटा ट्रांसफॉर्म के बाद पड़ा रहता है, वो ज़ाया नहीं होता। अब बात समझ आई? लेकिन बार इतनी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, बस समझना कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया कि क्यों ये ड्यूरेबिलिटी क्यों आती है। वो इसी वजह से आती है कि एक मरतबा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी, क्योंकि ईटीएल के मुताबिक एक्सट्रैक्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, अब डाटा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो डाटा टेम्परेरी तौर पर कहीं ना कहीं महफूज पड़ा हुआ है कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर। जी बच्चे, व्हाट इज डाटा वेयर हाउस? अ डाटा वेयर हाउस द सेंट्रल repository of the integrated data from one or more disparate sources. DHW means data warehouse collect data from different sources like many databases, sometimes directly from OTPL, user application, website and ये बातें कही अभी मैंने आपके साथ। And its primary purpose is to provide long term historical view. मैंने बताया था बच्चे ये डाटा को ईयर वाइज रखता है। किस तरह रखता है? ये 2017 का, ये 2018 का, ये 2019 का, और आगे फिर ईयर के बाद उसकी ट्री अलग बनाता है, जो आपने स्कीमास में पढ़ा हुआ है। किसी में स्टार स्कीमा इस्तेमाल हो रहा है, किसी में गैलेक्सी स्कीमा इस्तेमाल हो रहा है, किसी में स्नोफ्लेक स्कीमा इस्तेमाल हो रहा है। आगे वो फर्दर स्कीमास इस्तेमाल करता है ताकि डाटा को मुख्तलिफ जगहों पर रखा जा सके। ये बात याद आई ना सबको? गुड। तो डाटा को हिस्टोरिकल और उसके बाद उसकी पक्का सेगमेंटेशन करता है। ये सेल का डाटा, ये मार्केटिंग का डाटा, लेकिन ये सेल का डाटा 2017 का, ये सेल का डाटा 2018 का, ये सेल का डाटा 2019 का, इस तरह करके रखना है उसने, ताकि आप जिस साल का एनालिसिस करना चाहें उस साल का एनालिसिस कर लें। अगर वो ये सेगमेंटेशन नहीं करेगा और सारा डाटा एक जगह पर रख देगा तो कंप्यूटर सारा दिन सर्चिंग में लगा रहेगा। रिकॉर्ड पड़े हुए हैं ना बच्चे, देखें ये आपकी नोटबुक है, इस नोटबुक पे आप रोजाना लिखते हैं, रोजाना लिखते जा रहे हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं इसमें सिर्फ डाटा से रेलेवेंट लेक्चर निकाल के दिखाओ, आपके 4 घंटे लग जाने हैं।
पेज पे लगा हुआ ना, एक डाटा के पेज आज इस्तेमाल किया, दूसरा साथ में कलम कहते कंपनी लॉ पढ़ा था, तीसरे पेज के ऊपर जो है अकाउंटिंग पढ़ा था, चौथे पेज के ऊपर कोई आपने और जो है वो टैक्स भी पढ़ा हुआ था। ये आज का दिन का काम है, ये दूसरे दिन का काम है, ये तीसरे दिन का काम है। अगर ये पूरे 6 महीने का काम है, 3 महीने का काम है, मैं कहूँ डाटा के निकाल के दिखाओ तो हर 4-4 पेज के बाद डाटा निकालना पड़ेगा आपको, टाइम लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने एक सेपरेट डाटा का 4-5 पेज लगा रखे हुए थे, मैंने कहा डाटा का पेपर निकाल दो, मैंने कहा एलो सर, उसमें कुछ भी नहीं होना वैसे। तो अनफॉर्चुनेटली जो है बेसिकली ये है कंटेंट डाटा के वर्किंग करने का, तो ये है बेसिकली डाटा वेयर हाउस के काम करने का अंदाज। और क्लियर समझ में आई बात? इसको कहते हैं डाटा वेयर हाउस में सेगमेंटेशन। ये वो सेगमेंटेशन करके रखता है डाटा की सेपरेटली। लेकिन इसका इस्तेमाल क्या है बच्चे? लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, ये है इसका असल मकसद। ये बात सब लोग दोबारा सुन लें, मैं दोबारा याद करा रहा हूं, डाटा वेयर हाउस में प्रोग्राम नहीं होता। डाटा वेयर हाउस एक डब्बा है जिसमें डाटा रखा जाता है। ये बात याद है सबको? डाटाबेस और डाटा वेयर हाउस ये दोनों शॉपर बैग है, एक बड़ा शॉपर बैग है, एक छोटा शॉपर बैग है, दोनों में डाटा पड़ा हुआ है। इस्तेमाल करने वाले ने इसमें से डाटा निकाल के फिर अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना है। तानों की बात, कड़ा कड़ा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो सकता है डाटा वेयर हाउस के नाल। और मैं सॉफ्टवेयर पूछना काका, और खुदा का खौफ करो यार, जिसके जरिए डाटा वेयर हाउस से डाटा लेकर आपने उसकी प्रेजेंटेशन देनी है। डाटा एनालिटिक्स के लिए हमने कहा था आपके पास डैशबोर्ड इस्तेमाल हो सकता है, पावर BI, हमने कहा OLAP इस्तेमाल हो सकता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर, एक्सेल की शीट इस्तेमाल हो सकती है। ये भाई डायग्राम में मैंने बना के दी हुई है आपको, वो डायग्राम भी आपके पास मौजूद है। खुदा के लिए इन बातों को याद रखें, इसलिए कि डाटा वेयर हाउस खुद कुछ नहीं करता, डाटा वेयर हाउस ने डाटा फराहम करना है, करना आपने अपनी मर्जी से है। एक चीज भूल गया हूं, डाटा मार्ट, तो 5 ये पढ़ाई हुई आपको नहीं। डाटा वेयर हाउस से डाटा मार्ट के जरिए डाटा वसूल हो सकता है, या पावर BI के थ्रू हो सकता है, या डैशबोर्ड के थ्रू हो सकता है, या आप OLAP इस्तेमाल कर सकते हैं, और या आप एक्सेल की शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी एडवांटेज, सिंगल सोर्स, सारा का सारा डाटा एक सोर्स पे मौजूद है। इंप्रूव बिजनेस इंटेलिजेंस, बजाय आपने बिजनेस के जो फैसले करने हैं, डिसीजन मेकिंग करनी है, इस डाटा की बुनियाद पर बड़ी आसानी की जा सकती है। हाई परफॉर्मेंस एनालिटिकल क्वेरीज फास्ट फॉर ऑपरेशनल सिस्टम, बड़े याद रखिएगा ये डाटा वेयर हाउस की अपनी क्वेरी नहीं होती, डाटा वेयर हाउस उन क्वेरीज को सपोर्ट करता है ड्यू टू देयर स्कीमा। डाटा को ऑर्गेनाइज इस अंदाज से किया हुआ है कि क्वेरी लगाने वाला जल्दी से वहां डाटा वसूल कर लेता है। एंड द क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, क्वालिटी मालूम है ना, एक्यूरेट होता है, इसमें गलती नहीं होती। एक्यूरेट होने की असल वजह क्या है? एक्यूरेट होने की असल वजह क्या है? ETL, अल्लाह के वलियो, ETL में ट्रांसफॉर्म के जरिए वो डाटा की क्लीनिंग करता है, इसी वजह से इसमें कभी गलती नहीं होती। डिसएडवांटेज, हाई कॉस्ट, हाँ नहीं बच्चे, डाटा को हिफाजत की कॉस्ट बहुत आई है। टाइम कंज्यूमिंग टू इंप्लीमेंट, बड़े वो क्यों? डाटा वेयर हाउस एकदम से डाटा एंटर नहीं कर लेता, डाटा वेयर हाउस एक खास टाइम पे डाटा एंटर करता है। उससे पहले वाला डाइट बिल फर्ज आज सुबह एक सेल हुई थी और उसकी डाटा एंट्री शाम 7 बजे होनी है, तो 5 बजे रिपोर्ट नहीं बन सकती, बल्कि 6:49 पर भी रिपोर्ट नहीं बन सकती। रिपोर्ट बनेगी पूरे 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, हम सॉरी। इनफ्लेक्सिबिलिटी, वंस बिल्ड, आपने एक मर्तबा बना दिया, भाई कौन सी चीज तब्दील नहीं की जा सकती, पता आपको? इसके आगे लिख लें, आपने लिखा हुआ तो होगा वैसे, आई गेस, स्कीमा। एक मर्तबा आपने स्टार स्कीमा अप्लाई कर लिया, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते गैलेक्सी के अंदर। आपने गैलेक्सी की स्कीमा स्टार कर लिया, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये लिखा हुआ है, आप अपना डिसएडवांटेज निकाले जल्दी से, किताब में डिसएडवांटेज निकाले, वहां पर ये लिखा हुआ है। ये सब बातें हैं, मैंने किताब से, मैंने कोई नई स्लाइड नहीं बनाता मैं इसी वजह से, वरना ये बच्चों ने मेरा नया जान अजाम में डाल देनी, सर ये कहाँ से आई, ये तो हमने पढ़ी भी नहीं थी। ये सब कुछ वही है, बस मैं इस पर एग्जाम्पल है माइनस करके, तो सिर्फ वही लाइनें वहाँ लिख के ले जाता हूँ जो कि लिखी हुई यहाँ पर। डिसएडवांटेज में लिखा हुआ है ना आपके पास, इनफ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद बच्चे नॉट रियल टाइम, इससे क्या मतलब? जैसे ही डाटा आता है उसी वक्त एंटर नहीं होता, डाटा एक खास टाइम पीरियड के बाद, भी मैंने मिसाल दी है 6:49 की, तो 7 बजेंगे तो डाटा एंटर होगा, और वो भी पता नहीं कितनी देर लगता है।
लोड होने में 10 मिनट लगते हैं, लोड होने में 5 मिनट लगते हैं, लोड होने में 7 मिनट लगते हैं। जितना टाइम लोड होने में लगेगा, जितना बड़ा डाटा होगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। इजी टू अंडरस्टैंड। इसका मुकाबला होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के साथ। मतलब व्हाट इज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग? रियल टाइम प्रोसेसिंग। जैसे ही डाटा आता है वैसे ही प्रोसीड हो जाता है। इदारे को दोनों की जरूरत होती है, इदारे को दोनों की जरूरत है बच्चे। लॉन्ग टर्म डाटा की जरूरत है, शॉर्ट टर्म डाटा की भी जरूरत है, इसलिए इदारा दोनों तरफ रखता है। और मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था कि डाटा वेयरहाउस डाटा बेसिस से भी डाटा लेता है, OLTP से भी लेता है। यानी ये आपका यूजर है, ये इस्तेमाल कर रहा है OLTP, तो OLTP की भी डाटाबेस बनी हुई है। और एक दूसरा यूजर है, वो डाटा भेज रहा है किसको जी? DBMS को। और DBMS ने भी क्या बनाया हुआ है? अपनी डाटाबेस। और इन दोनों का डाटा आपके डाटा वेयरहाउस में आ सकता है। डालो की बात। और अगर ये डाटाबेस ना भी हो तो यहां से डायरेक्ट भी आ सकता है, यहां से डायरेक्ट भी आ सकता है। लेकिन आगे एक बहुत बड़ा दरबान बैठा हुआ है, ETL। वो इस डाटा को पहले एक्सट्रैक्ट करेगा तो फिर वो डाटा वेयरहाउस तक पहुंचेगा। इसी वजह से ये सिक्योरिटी है, इसको जैसे मर्जी अलाइन किया जा सकता है। चलो भाई आगे। The OLTP system are designed to manage transaction-oriented application. They are optimized for managing a large number of short atomic transactions, inserting, updating and deleting small amount of data. But please, data warehouse inserting, updating और deleting नहीं कर सकता। Data warehouse डब्बा है, उसमें सिर्फ डाटा आ ही सकता है। The primary focus is on fast query processing, data integrity and consistency in multi-access environment. And the OLTP use real-time processing system along with batch processing, where यानी real time के साथ साथ वो batch भी कर सकता है, लेकिन जब जरूरत हो तो। What are the advantages? High speed, concurrency control, यानी बच्चे जैसे ही डाटा आता है वैसे कंट्रोल होता है। याद है कंकरेंसी कंट्रोल और फीडबैक कंट्रोल में क्या फर्क होता है? कंकरेंट होता है ड्यूरिंग और फीडबैक होता है काम करने के बाद। और व्हाट इज प्रिवेंटिव कंट्रोल? काम करने से पहले। कौन सा सिस्टम कौन सा कंट्रोल लगाता है? डाटा वेयरहाउस प्रिवेंटिव कंट्रोल पे चलता है। डाटा वेयरहाउस प्रिवेंटिव, बच्चे क्योंकि ELT क्या है? प्रिवेंटिव कंट्रोल है ना, कि पहले क्लीन होगा तो डाटा आएगा, वरना काम परफॉर्म नहीं होगा। जबकि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो आपका OLTP, ये कंकरेंट कंट्रोल पे जैसे ही डाटा आता है उसी को कंट्रोल लगाता है। सम टाइम इसमें फीडबैक कंट्रोल लगाने पड़ जाते हैं, लेकिन वो उसमें भी लगाने पड़ सकते हैं जी। एटॉमिसिटी, याद ना एटॉमिसिटी? कल लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ा था बच्चे आपने, चैप्टर यानी फ्राइडे वाले दिन, कि इसमें एक ट्रांजैक्शन के कई सब पार्ट हो सकते हैं। उन सारे पार्ट में से सारे परफॉर्म होंगे तो एक ट्रांजैक्शन होगी जी। ट्रांजैक्शन आर ऑल और नथिंग। एंड द लास्ट वन सपोर्ट जी। मैंने ये डे टू डे ऑपरेशन के लिए होता है, वो हिस्टोरिकल डाटा के लिए होता है। लार्ज डाटा है ना बच्चे, इसलिए डाटा वेयर हाउस में OLTP में ये फर्क है। डिसएडवांटेज, नॉट डिजाइन फॉर, ये तो इमीडिएट वर्किंग के लिए होता है, एनालिसिस कहते हैं जरा लेंथी डाटा के लिए। एंड डाटा इज, मुझे नॉर्मलाइजेशन कौन सा डिसएडवांटेज हो गया? नॉर्मलाइजेशन की वजह से सिस्टम स्लो हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन खुद इटसेल्फ एक मुश्किल काम है। डाटा को स्प्लिट करना, डाटा को जोड़ना इज नॉट एन इजी टास्क। इजी टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? दो काम हो गए। ये टेबल आपके पास मौजूद है, मैं अब अगर कहते तो मैं जल्दी से बता देता हूँ, नहीं तो है टाइम हमारे पास, हम पढ़ सकते हैं। मेरे पर्पस OLTP रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, दिस इज व्हाट? हिस्टोरिकल डाटा एनालिसिस। देखिए बच्चे, यहां लफ्ज प्रोसेसिंग आया, वहां एनालिसिस आया। एनालिसिस हमेशा इन डेप्थ होता है, डिटेल्ड होता है, उसे एनालिसिस कहते हैं। डाटा वॉल्यूम स्मॉल बट करंट डाटाबेस लार्ज और हिस्टोरिकल डाटा सेट।
डाटा स्ट्रक्चर हाईली नॉर्मलाइज, डीनॉर्मलाइज। लेकिन अगर मैं बात करूं तो सारी की सारी हमें याद है जो स्टार स्कीमा है सिर्फ उसमें डीनॉर्मलाइजेशन होती है, याद है ना बच्चे? उसके उसमें नहीं होती, स्नोफ्लेक में नहीं होती। लेकिन बहरहाल उसमें ज़्यादातर कंटेंट मैंने बताया था कि डाटा वेयर हाउस का असल काम जो इस्तेमाल है वो होता है गैलेक्सी के अंदर। किसमें? और गैलेक्सी तो होता ही सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए है। कुछ याद आई बात? तो वो नॉर्मली उसमें कुछ चीज़ें सेंट्रलाइज, उसमें कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं और कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होती। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज फॉर फास्ट ट्रांजैक्शन, ऑप्टिमाइज फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, ये स्लो होता है। क्वेरी कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल शॉर्ट क्वेरीज, कॉम्प्लेक्स लॉन्ग रन क्वेरीज। डाटा इंटेग्रिटी, इन्फोर्स स्ट्रिक्ट इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। व्हाट इज दिस? रेफरेंशियल इंटेग्रिटी की बात कर रहा है। इसका ताल्लुक यहां पर उसके नॉर्मलाइजेशन के साथ जाके लिंक हो जाएगा जी। फोकस ऑन डाटा कंसिस्टेंसी फॉर एनालिसिस, ये डाटा की लिंकिंग से कहीं ज्यादा एनालिसिस पर फोकस करता है। एग्जाम्पल, प्रोसेसिंग ऑनलाइन ऑर्डर, एनालाइजिंग सेल ट्रेंड ओवर अ टाइम। पिछले कई सालों का ये ट्रेंड निकाल के दे सकता है आपको, लेकिन टाइम लगाएगा। ये एकदम से निकाल के आपको डाटा नहीं पकड़ा देगा, आपको हो सकता है 10 मिनट ले ले, 5 मिनट ले ले। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नाउ द नेक्स्ट कंटेंट इज ETL। व्हाट इज ETL? अ वेरी सिंपल कंटेंट। The ETL is the process that is foundation of the data warehouse. It is pipeline that move data from source system into warehouse step by step. Extract data is read, is what? Extracted from various system. OLTP database, API flat file वगैरह. What is transform? Data is cleaned, enriched and reformatted अगर जरूरत हो तो for the new purpose. This include filtering, sorting, aggregating, joining and applying business rules. What is load? The transformed data is written, loaded into target data warehouse. What is target? 2017 वाले में जाना है डाटा, 2018 वाले में जाना है, 2019 वाले में जाना है, 2020 वाले में जाना है। क्योंकि डाटा तो सेम होगा ना, सेल का डाटा ही हो सकता हो, लेकिन हो सकता है मैंने पुरानी ट्रांजैक्शन का वो डाटा भिजवाया है तो वो मुझे एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे सेंड करना है। एडवांटेज, डाटा की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को ख्याल रखता है कि कौन सी चीज किस एरिया से और किस ईयर से बिलोंग करती है, क्योंकि इसी ने लोड करवाना होता है। और इधर ध्यान करो, इसी ने लोड करवाना होता है ना, तो लोडिंग इसीलिए इसी की जिम्मेदारी है। तो यही हिस्ट्री बनाएगा। 2017 वाले में 2017 का डाटा लोड कराएगा, 2018 वाले में 2018 का। और अगर आप 2025 में हैं, 26 में हैं और डाटा 2016 का है तो आज आया है 2026 में, ये फिर भी उसको लोड कहां करेगा? 2016 में ही करेगा, 26 में लोड नहीं करेगा उसे, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन मॉडिफाई हुई होगी या वो ट्रांजैक्शन हो सकता है आपकी कहीं ना कहीं से आपने उसको एडिट किया है जी बच्चे। परफॉर्मेंस, शिफ्ट द ट्रांसफॉर्म वर्कलोड अवे फ्रॉम द सोर्स एंड टारगेट सिस्टम, यानी अपना काम डाटाबेस से अलग रखता है। लेकिन बच्चे इसके डिसएडवांटेज भी हैं। व्हाट इज दिस? लेटेंसी, इंतजार करवाएगा ये आपको, डिले करवाएगा ये आपको। लेटेंसी बता पढ़ाया जा चुका है, डिले को कहते हैं, ऑब्स्टेकल्स को कहते हैं। बैच ओरिएंटेड, दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी, डिजाइन एंड मेंटेनिंग रोबस्ट ELT पाइपलाइन इज वेरी कॉम्प्लेक्स and resources intensive. The transformation step can be computationally expensive. बहुत एक्सपेंस होता है बच्चे, क्योंकि बार बार आपको चीजों को क्लीन करना पड़ता है। Now the data warehouse architecture. बट डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर वेरी क्लोज टू ETL, सबको मालूम है ना। इसमें एक चीज नहीं आनी है बस, और वो सबसे आखिर में आनी है, प्रेजेंटेशन लेयर। ये ऊपर का ETL ही है, ये E है, ये T है, ये L है, सिर्फ एक नई चीज आपके सामने आ रही है। व्हाट इज डाटा एक्विजिशन? दिस इज द एंट्री पॉइंट वेयर रॉ डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। स्टेजिंग एरिया, द टेम्परेरी स्पेस जहां क्या हो रहा है? डाटा इज क्लीन्ड, वैलिडेटेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड। व्हाट इज वैलिडेटेड? क्या सही बंदे ने डाटा एंटर किया, जिसको हम रोल बेस कहते हैं, ऑथराइजेशन कहते हैं। डाटा स्टोरेज लेयर, this is the core warehouse where the process structured and historical data is stored using schema. असल काम यही है, इसी से डाटा लोड होना होता है।
एंड द लास्ट वन, इसी वजह से हमने अभी डिसएडवांटेज पढ़ा है कि एक मर्तबा जो स्कीमा आपने इस्तेमाल कर लिया देन नेवर चेंज, उसके लिए फिर आपको दोबारा रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए नई डाटा वेयर हाउस बनाना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन लेयर, जो मेरी अभी मैंने आपसे सवाल किया था, प्रेजेंटेशन लेयर ये है डाटा वेयर हाउस से मर्जी का डाटा निकाल के उसको प्रेजेंट करना। यहां पर वो सब बातें लिखी हुई हैं। द टॉप लेयर वेयर एंड यूजर एक्सेस डाटा थ्रू डैशबोर्ड, रिपोर्ट, ओलैप, क्यूब एंड विजुअलाइजेशन टूल लाइक पावर बीआई, टैब्लो एंड क्लिक। याद है भाई सबको जी? वेरी गुड। नहीं बच्चे, ये एक बड़ी ही अहम चीज है जो मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन दोबारा वापस है, स्कीमा। इसका टेबल निकालने, ये टेबल हम पढ़ चुके हैं कई मरतबा, बजाय ये कि मैं बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करता, मैंने इसलिए टेबल की कॉपी सेंड कर दी है, सेंड कर दी, सामने प्रेजेंट कर दी है, ताकि टेबल को देखकर ये टेबल किताब में मौजूद है आपके लिए। लेकिन दिस टेबल इज मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द होल स्कीमास। नंबर 1, ध्यान से बेटे, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक एंड गैलेक्सी। सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे बड़ा गैलेक्सी, मीडियम स्नो, सबसे कम स्टार स्कीमा बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। सबसे हाईली नॉर्मलाइज कौन सा होता है? और खुदा का खौफ करो, स्नोफ्लेक है। स्टार स्कीमा तो नॉर्मलाइज होता ही नहीं है। क्यों होता है? बिल्कुल ये लिखा हुआ है, ये किधर लिखा है जी? ये डी नॉर्मल, ये होता है नॉर्मलाइज, और ये शेड है। इससे क्या मुराद है? कुछ हिस्सा नॉर्मलाइज, कुछ हिस्सा डी नॉर्मलाइज। चलिए, असल में काम की दो तो बातें, सारी बाकी सब गपशप है। स्ट्रक्चर, सेंट्रल फैक्ट टेबल, इसका एक फैक्ट टेबल होता है विद डी नॉर्मलाइज डायमेंशन टेबल्स। डन होगी बात? फैक्ट टेबल एक ही होता है, इसमें फैक्ट टेबल एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है भाई? अगला, सेंट्रल फैक्ट टेबल विद नॉर्मलाइज डायमेंशन, दोनों में एक ही फर्क है। यहां भी एक फैक्ट टेबल, यहां भी एक फैक्ट टेबल, यहां फैक्ट टेबल के साथ आगे डायमेंशन टेबल के सब डायमेंशन टेबल भी होते हैं। यहां एक ही डायमेंशन लेवल होता है, यहां डायमेंशन लेवल के आगे सब डायमेंशन लेवल होते हैं। लिखा भी हुआ है, देखिए सब टेबल्स। ये सब टेबल कौन से है? सब डायमेंशन टेबल है। यहां मल्टीपल फैक्ट टेबल शेयरिंग कॉमन डायमेंशन, यहां मल्टी फैक्टर यानी फैक्ट टेबल ही एक से ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, कौन बताएगा जी? फैक्ट टेबल चाइल्ड टेबल होता है या पेरेंट टेबल होता है? और खुदा का खौफ कर लो, फैक्ट टेबल चाइल्ड टेबल होता है, सारे डायमेंशन टेबल पेरेंट टेबल होते हैं। इसका कंटेंट ही और है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सारी रात रोते रहे, मरा फिर भी कोई नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी, घर जाके देखना था, टेबल बने हुए यहां पर, डाटा दिया हुआ आपको जी। कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल, मॉडरेट, और ये क्योंकि बच्चे एक से ज्यादा फैक्ट टेबल को चलाना इतना आसान, असल डाटा होता ही फैक्ट टेबल में है। डायमेंशन टेबल में तो सिंगल एंट्री होती है, फैक्ट टेबल में मल्टी एंट्रियां पड़ी होती हैं। फैक्ट टेबल, वन फैक्ट टेबल, यहां मल्टी फैक्ट टेबल, देखिए हर चीज सेपरेट की हुई है। डायमेंशन टेबल, न्यू और फ्यू एंड डी नॉर्मलाइज, मैनी और नॉर्मलाइज, और ये शेयर। डाटा रिडंडेंसी, यहां डाटा रिडंडेंसी हाई होगी, वजह डी जो नॉर्मलाइजेशन जो है यहां क्या होगी, और यहां मॉडरेट है। वजह मॉडरेट क्यों है? क्योंकि कुछ चीजें नॉर्मलाइज है, कुछ चीजें नॉर्मलाइज नहीं है। क्वेरी परफॉर्मेंस, फास्ट, बोले फास्ट तो होनी है, एक तो फैक्ट टेबल एक है और डायमेंशन टेबल भी एक एक करके है साथ साथ। ये क्या होगा? स्लोअर, मैनी ज्वाइंट्स, और ये क्या है? तो सबसे स्लो डिसीजन मेकिंग कहां होनी है? मैंने एक बार मैंने कानून याद कराया था, जब भी नॉर्मलाइजेशन होगी एफिशिएंसी ऑफ रिपोर्ट लेट होगी। नॉर्मलाइजेशन हमेशा स्पीड स्लो करती है, नॉर्मलाइजेशन हमेशा स्पीड स्लो करती है। स्टोरेज रिक्वायरमेंट, स्टोरेज हाई है, वो क्यों? डाटा जो बार बार डुप्लीकेट होता है, रिडंडेंसी है। यहां लो और यहां पर मॉडरेट, लेकिन वेरी हाई क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मल्टी फैक्ट टेबल है और उसके साथ साथ कुछ चीजें नॉर्मलाइज है, कुछ चीजें डी नॉर्मलाइज है। वेरी इजी फॉर बिजनेस यूज, मॉडरेट रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग हायरार्की, डिफिकल्ट फॉर एंड यूजर्स को आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। बेस्ट फॉर सिंपल रिपोर्टिंग,
डिटेल एनालिसिस एंड एंटरप्राइज वाइड एनालिसिस। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, रियल टाइम एग्जाम्पल, रिटेल सेल डैशबोर्ड। नंबर 2, रिटेल एनालिसिस सेल फैक्ट with product category and supply, and manufacturing company sale inventory simple fact sharing। लेकिन बच्चे मैंने लास्ट टाइम बताया था गैलेक्सी के साथ एग्जांपल जरूर लिखनी है। फेसबुक सारा गैलेक्सी पे चल रहा है, फेसबुक सारा का सारा किस पे चल रहा है? गैलेक्सी सिस्टम के ऊपर। जी जनाब, द लास्ट कंटेंट द डाटा मार्ट इज अ स्मॉलर स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ, यानी ये भी एक तरह का डाटा वेयर हाउस है, लेकिन ये डाटा वेयर हाउस का एक टुकड़ा है जहां सिर्फ डाटा वेयर हाउस का कोई एक तरह का डाटा पड़ा हुआ है, और ये रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है ताकि बार बार डाटा वेयर हाउस से इतना सारा डाटा निकाल के एनालाइज करना मुश्किल होगा। डाटा मार्ट छोटा सा डाटा एक ख़ास सबसेट अपने पास रखा होता है। ये बच्चे प्रैक्टिकली पढ़ाने में और समझने में बड़ा फ़र्क है। प्रैक्टिकल में असल में डाटा वेयर हाउस के अंदर ही होता है, लेकिन जब आप इसको किताबों में पढ़ते हैं तो आपने एग्जाम में वही लिखना होता है जो किताबों में लिखा हुआ है। तो आपने यही कहना है कि डाटा वेयर मार्ट गेट डाटा फ्रॉम डाटा वेयर हाउस एंड प्रेजेंट अ स्पेसिफाइड टाइप ऑफ डाटा। आगे पढ़िए। A data warehouse which store organization wide data, a data mart store a subset of data relevant to one team or function or one task। तीन तरह के होते हैं बच्चे। डिपेंडेंट डाटा मार्ट, डिपेंडेंट डाटा मार्ट हमेशा डाटा वेयर हाउस से डाटा लेता है। इंडिपेंडेंट डाटा मार्ट जो अपना डाटा डायरेक्टली OLTP से ले लेता है। एंड द लास्ट वन हाइब्रिड, कुछ डाटा डाटा मार्ट से डाटा वेयर हाउस से लेता है, कुछ डाटा OLTP से लेता है। दिस इज व्हाट दैट इज काइंड ऑफ। लो जनाब जल्दी से नॉर्मलाइजेशन वाला काम कर लें, चुक के ला जाइए थल्ले। लो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भैया ने कल का रिक्वेस्ट की है, जरा बड़ी कोशिश कीजिएगा। मैंने नॉर्मलाइजेशन का आसान तरीन सवाल दिया है आपको, लेकिन औखे तरीन अंदाज से। जिसको तरीका समझ में आ गया, यानी बच्चे मैं तो ऐसे सिखा सकता हूँ ना रोज़ाना, हमें क्या पता एग्जामिनर क्या क्या अप्रोच इस्तेमाल करेगा। एग्जामिनर की हर अप्रोच को सीखना है, वो किसी भी अप्रोच को अडॉप्ट कर सकता है। तो यही वजह होती है कि आपको टेस्ट में बुलाने की, कि आप टेस्ट में गलत कर लें कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे कुछ सीखोगे तो सही ना। अब आप इस वक्त समझ लीजिए AI की तरह काम कर रहे हैं कि जहां आप रोज़ाना को एक नई चीज़ सीखते हैं, एक नया अंदाज सीखते हैं। और हमने कहा था कि AI का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है रीइंफोर्समेंट वाला, वो यही है, गलती करता है फिर सीखता है, गलती करता है फिर सीखता है, गलती करता है फिर सीखता है। तो जब तक रीइंफोर्समेंट इंसान के अंदर रहे, इंसान सीखता ही रहता है। जहाँ इंसान यह क्या हाँ जी हूँ मन सब कुछ पता लग गया, वहाँ इंसान ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। इंसान फरिश्ते आने तक सीखता होता है हर चीज़, जब तक अल्लाह ताला की तरफ से आखिरी दमों में इंसान की ज़िंदगी का इख्तिताम ना हो जाए। लेडी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, एलिमिनेट डुप्लीकेट कॉलम और ग्रुप वैल्यू इन अ सेल। क्या कह रहा है भाई? मैंने कहा या तो एक ही चीज़ के डुप्लीकेट सेल यानी कॉलम बना देता है। याद है मैंने लास्ट टाइम क्लास में सवाल कराया था जी, फ़ोन 1, फ़ोन 2, फ़ोन 3, फ़ोन 4। ऐसा आने का चांस तो नहीं है, लेकिन मैंने आपको ICAP के क्वेश्चन बैंक से वो सवाल कराया था ताकि आपको बताया जा सके कि क्या मिस्टेक हो सकती है। लेकिन मोस्टली सवाल कैसे आता है, सवाल एक सेल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू लिखी होंगी, एक सेल में डुप्लीकेट वैल्यू लिखी हुई होंगी। कुछ याद कीजिए, हमारे पास मल्टीपल वैल्यू और सिंगल वैल्यू कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, भले सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जितनी भी नॉन कीज होती हैं, जितनी भी नॉन कीज होती हैं, वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होनी चाहिए प्राइमरी की के ऊपर, और प्राइमरी की कॉम्पोजिट होती है। फाइन। अगर कोई चीज जो प्राइमरी की पर डिपेंडेंट तो है, एक पर दूसरे पर नहीं है, उसी टेबल को सेपरेट कर दिया जाता है, जिससे नॉर्मलाइजेशन हो जाती है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। इस नॉर्मल फॉर्म का नाम क्या है भाई? 1, 2 और F तो है, इस पे क्या लिखा हुआ जी? पार्शियल डिपेंडेंसी।
रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। क्या लिखा हुआ है? रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी, यानी एक की के एक हिस्से पर तो है, की के दूसरे हिस्से पर डिपेंडेंट नहीं हो रहा। जान लोगी बात। तीसरा कंटेंट जिसको हम कहते हैं कि ये नॉन की पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, अगर डिपेंडेंट है तो उसको भी सेपरेट कर देंगे। इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। रिमूव, ये तीनों नाम आपने बच्चे याद रखने हैं, क्योंकि इसके साथ इस 2NF के साथ उसका जो है रिमूव जो है क्या कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी का लफ्ज़, और इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का लफ्ज़, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छेती से सवाल सॉल्व करो जल्दी से, शाबाश। सवाल बहुत आसान है, सवाल बहुत आसान है। पूरे 15 मिनट है आपके पास। ओके जी, अब बच्चे देखते हैं इसका जनाब आंसर के इसको किस तरह से प्रेजेंट करना था जी। लुक एट दिस। जी बच्चे, ये टेबल था हमारा, और इस टेबल के मुताबिक हमने इसकी वर्किंग को देखना था। इसमें ये डाटा डुप्लीकेट है और ये डाटा भी डुप्लीकेट है, ये एक ऑर्डर है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ऑर्डर एक है। ये बात मैं बड़ी वादे बता चुका हूँ। एक ऑर्डर से मुराद है कि आपने एक पेज के ऊपर दो आइटमें लिखी हुई हैं, एक पेज के ऊपर दो आइटम्स लिखी हुई हैं, आपने दोनों को अलग-अलग करना है। बस पेपर पे तो एक ही रहेगी, लेकिन कंप्यूटर में अलग-अलग होगी। इसका मकसद है कि इस ऑर्डर आईडी का नाम क्या है? 1001। 1001 के दो रिकॉर्ड बनेंगे, एक रिकॉर्ड बनेगा P01 के साथ और एक P025 के साथ, क्योंकि आगे उनकी तफसील भी लिखी हुई है कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का नाम है, और ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, और ये प्रोडक्ट की प्राइस है। ये चार चीज़ें बार बार रिपीट होनी थी। लुक एट दिस। कैसे? ये बच्चे टेबल का आंसर ये बनना था जी। ये पहले एक मरतबा बनना था, फिर दूसरी मरतबा वही बनना था। देखिए दोनों चीज़ें सेम है, ये दोनों चीज़ें सेम है। नासिर खान कौन है? मेरे कस्टमर, और ये यहाँ पर कस्टमर का फ़ोन नंबर है, वो भी सेम है, लेकिन प्रोडक्ट का कोड भी सेम है। लेकिन यहाँ नेम क्या है? यहाँ लैपटॉप है और यहाँ माउस है। इसकी क्वांटिटी यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। यहाँ प्राइस 2000, वहाँ प्राइस 500, और डन हो गई। सेम आगे एक और कस्टमर ने माउस भी खरीदा और कीबोर्ड भी खरीदा हुआ है, तो माउस का वही 500 रुपया और कीबोर्ड का 800 रुपया। ये टेबल कंप्लीट हो गया, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, वो लिखने आपसे पूरे नहीं होने। मैंने कहा एग्जामिनर के अंदाज ही तो बताने हैं आपको, आपको एग्जामिनर के अंदाज ही तो बताने हैं कि एग्जामिनर के पास आपको डॉज देने के हजारों तरीके हैं। अगर ये काम है आपके सामने, आज आपने देख लिया, आइंदा के बाद आप यू वुड बी कॉन्शियस। मैं भी आपको एग्जामिनर का आंसर का तरीका बताता हूँ, एग्जामिनर करेगा क्या आपके साथ, ये आपने कल सवाल देखना है एक। हाँ जी बच्चे, ये देखेगा मैंने वो तरीका अडॉप्ट किया जो कल एग्जामिनर ने अडॉप्ट करना आपको। ये क्या देखिए क्या किया हुआ है, टेबल बनाया ही नहीं इसने, ये उसने कॉलम दे दिया ऊपर, ऊपर क्या लिखा हुआ है ये, आई एम सॉरी इसको बड़ा कर दो। पहला टेबल कौन सा बना था जी? कस्टमर का टेबल। क्योंकि बच्चे कस्टमर का नेम कस्टमर के आईडी पर डिपेंडेंट है, लेकिन किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि कस्टमर का आईडी तो दोनों पर डिपेंडेंट होगा ना, लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं था, इसलिए एक टेबल बनना था कस्टमर का। ध्यान सुन लो, एक टेबल बनना था कस्टमर का, एक टेबल बनना था प्रोडक्ट का, एक टेबल बनना था सप्लायर का, और चौथे टेबल में सारा डाटा आया था वो ऑर्डर का। ऑर्डर का डाटा सबके साथ रहेगा ना, क्योंकि ऑर्डर के साथ सबका डाटा आना था जी। अब देखिए यहाँ का किया हुआ है, ये इधर देखिए, कस्टमर का टेबल बना, साथ क्या लिखनी है? प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है? कस्टमर आईडी। हर नए टेबल में प्राइमरी की लाजमी बनानी होती है। कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर, देखिए उसने टेबल नहीं बनाया हुआ, उसने एक टैब लगा के डाटा एंटर किया हुआ है। ये मैंने आपकी एग्जामिनर की अप्रोच सही उठाया है, इसलिए ये भी आपके सामने कल एग्जाम में क्वेश्चन इस अंदाज से आएगा। उसके बाद दूसरा टेबल प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट की प्राइस। तीसरा
सप्लायर का आईडी, सप्लायर का आईडी, सप्लायर का नेम और सप्लायर का फोन। उसके बाद ये टेबल आपका, जो कि ये वाला टेबल आपका चाइल्ड टेबल है, सब डाटा इसी में मौजूद है। इसमें क्या क्या आ गया, कस्टमर आईडी, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी, ऑर्डर डेट एंड सप्लायर आईडी। देखिए सारा टेबल आपके सामने मौजूद है। डन होगी बात जी। तो ये था बच्चे हमारा आज का कंटेंट। इंशाल्लाह कल आपका टेस्ट है चैप्टर नंबर 6 का। थैंक यू वेरी मच।